ईस्टर आइलैंड, मतलब ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? बिल्कुल। वो शांत विशाल पत्थर की मूर्तियां। हाँ, जो हजारों साल से प्रशांत महासागर की तरफ देख रही हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े प्राचीन रहस्यों में से एक माना जाता है। सही बात है। तो आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन रिसर्च है जो इस द्वीप के राज पर से पर्दा उठाती है। हाँ। हमारा मिशन सिर्फ इस रहस्य से आगे बढ़ना है और उस कमाल की इंजीनियरिंग, उस हिम्मत और जिंदा रहने की उस अविश्वसनीय कहानी को सामने लाना है जो इन पत्थरों के पीछे छिपी है। और ये जरूरी भी है क्योंकि आमतौर पर जो कहानी सुनाई जाती है वो एक ऐसे समाज की है जिसने मतलब खुद को ही बर्बाद कर लिया। वही कि अपने सारे पेड़ काट दिए, रिसोर्स खत्म कर दिए। बिल्कुल। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो एक ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो इंसानी जज्बे की एक शानदार कहानी बताती है। ये कहानी गिरने की नहीं बल्कि हर मुश्किल से लड़कर संभलने की है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, माहौल बनाते हैं थोड़ा। रापा नुई, जैसा कि वहां के लोग इसे कहते हैं। हाँ, रापा नुई दुनिया की सबसे अकेली जगहों में से एक है। आप सोचिए, चिली के तट से करीब 4000 किलोमीटर दूर, समंदर के बीचों बीच। बिल्कुल, सिर्फ 63 वर्ग मील का एक छोटा सा द्वीप। और इसकी कहानी करीब 1200 ईस्वी में शुरू हुई जब कुछ पॉलिनेशियन नाविक यहाँ पहुंचे। और यहाँ पहुंचकर उन्होंने जो बनाया उसने आज तक दुनिया को हैरान कर रखा है, मोई। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि ये सिर्फ सिर हैं। अच्छा। हाँ, असल में ये पूरे शरीर वाली मूर्तियां हैं जिनमें से कई वक्त के साथ गर्दन तक जमीन में धंस गई। अरे वाह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो ये सिर्फ तैरते हुए सिर नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तब पता चला कि इनके तो हाथ और धड़ भी हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में अरिंगा ओरा कहते थे। अरिंगा ओरा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जीवित चेहरा। ये मूर्तियां उनके पूर्वजों की आत्मा यानी माना की प्रतीक थीं। ओके। और सबसे दिलचस्प बात, इनका चेहरा समंदर की तरफ नहीं बल्कि अंदर गांव की तरफ होता था। अच्छा, तो ये बाहर नहीं देख रहे थे? नहीं, वो अपने लोगों पर नजर रखकर उनकी रक्षा कर रहे थे। वो गार्डियन थे। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। पर अब आते हैं असली सवाल पर। ये मतलब दानव जैसी मूर्तियां बनी कैसे? हमारे सूत्रों के मुताबिक द्वीप की 95% मूर्तियां एक ही जगह से निकली हैं, रानो राराकू नाम का एक ज्वालामुखी। हाँ, आप उसे एक मोए फैक्ट्री कह सकते हैं, एक ओपन एयर फैक्ट्री। बिल्कुल। आज भी वहां करीब 400 मूर्तियां अधूरी पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे कारीगर बस लंच ब्रेक पर गए हों और कभी लौटे ही नहीं। और ये मूर्तियां टफ नाम के पत्थर से बनी है? हाँ, जो ज्वालामुखी की राख से बनता है। ये ग्रेनाइट के मुकाबले थोड़ा नरम होता है, जिस पर काम करना आसान था। पर औजारों के नाम पर क्या था? कोई मेटल, कोई मशीन? कुछ नहीं, सिर्फ टोकी नाम के बेसाल्ट पत्थर के हाथ के औजार, छेनी की तरह। सिर्फ पत्थर की छेनी से जरा इस मेहनत का अंदाजा लगाइए। जो सबसे बड़ी अधूरी मूर्ति है, एल जायंट। हाँ, एल जायंट, वो 69 फीट लंबी है और उसका वजन करीब 270 टन है। 270 टन? ये तो एक बोइंग 747 प्लेन के वजन से भी ज्यादा है। बिल्कुल, और वो भी सिर्फ पत्थर के औजारों से। ये तो सोचने में भी नामुमकिन लगता है। और इंजीनियरिंग का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। कई मूर्तियों के सिर पर एक लाल पत्थर की टोपी जैसी चीज रखी है। हाँ, मैंने तस्वीरों में देखा है। पुकाओ कहते हैं उसे, है ना? सही। ये उस समय के सरदारों के बालों के जूड़े को दिखाता था, जो ताकत की निशानी थी। कुछ पुकाओ का वजन ही 12 टन तक होता था। 12 टन की टोपी? ठीक है, मूर्ति तराश ली, पर इतनी भारी चीज को 30-40 फीट ऊंची मूर्ति के सिर पर रखा कैसे गया होगा? इसका जवाब एक बहुत पुरानी इंजीनियरिंग तकनीक में है, जिसे पाराबकलिंग कहते हैं। पाराबकलिंग? हाँ, इसमें एक बड़ा रैंप बनाया जाता था और फिर रस्सियों के सहारे उस भारी चीज को धीरे धीरे ऊपर की ओर लुढ़काया जाता था। ये दिखाता है कि वे लोग सिर्फ कलाकार नहीं, कमाल के इंजीनियर भी थे। अविश्वसनीय है। पर मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो ये है कि उन्होंने इन 270 टन की मूर्तियों को फैक्ट्री से मतलब 15-20 किलोमीटर दूर पहुंचाया कैसे? सबसे बड़ा रहस्य यही है। सालों तक तो एक ही थ्योरी चली, इकोसाइट वाली, कि उन्होंने सारे पेड़ काट कर उनके लट्ठों को रोलर की तरह इस्तेमाल किया और इसी चक्कर में पूरा जंगल साफ कर दिया। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि रापा नुई की अपनी कहानियों में ऐसा कुछ नहीं है। वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि मूर्तियां चलकर अपनी जगह पहुंची,
नेके नेके। सुनने में किसी बच्चे की कहानी जैसा लगता है ना, कि पत्थर कैसे चल सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। नई साइंटिफिक रिसर्च दिखाती है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। क्या मतलब? पुरातत्वविद कार्ल लिपो और टेरी हंट ने अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और ये साबित कर दिखाया कि ये मूर्तियां सच में चल सकती थी। सच में? मतलब कैसे? रस्सियों से खींचकर? हाँ, रस्सियों के एक सिस्टम से। उन्होंने मूर्ति की एक रेप्लिका बनाई और दिखाया कि 3 तरफ से रस्सियों के सहारे, कुछ लोग एक तरफ से खींचते, कुछ दूसरी तरफ से, तो मूर्ति एक एक कदम आगे बढ़ाती थी। जैसे हम कोई भारी अलमारी खिसकाते हैं। ठीक वैसी। और इसके पीछे की फिजिक्स भी कमाल की है। मूर्तियों का बेस डी शेप का है और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा आगे की तरफ है। ये डिजाइन उन्हें चलने में मदद करता है। ठीक है, ये थ्योरी सुनने में तो अच्छी लग रही है, पर इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है, और बहुत मजबूत सबूत है। द्वीप की पुरानी सड़कों पर जो टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं, उनसे क्या पता चला? अगर मूर्तियों को लेटाकर रोलर्स पे ले जाया जा रहा होता तो वे कहीं भी टूटकर गिर सकती थी, है ना? हाँ, किसी भी तरफ। लेकिन ज्यादातर टूटी मूर्तियां सड़कों पर मुंह के बल आगे की ओर गिरी हुई मिली हैं। ठीक वैसे ही जैसे चलते हुए कोई इंसान ठोकर खाकर गिरता है। वाह, ये तो एक तरह से फोरेंसिक सबूत है। बिल्कुल, जो वॉकिंग थ्योरी को सही साबित करता है। तो अगर मूर्तियां चलीं तो फिर पेड़ों को रोलर्स के लिए काटा गया वाली कहानी तो मतलब पूरी तरह गलत हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर सवाल वही है, अगर उन्होंने पेड़ नहीं काटे तो आखिर वो सारे जंगल गए कहाँ? द्वीप तो पूरा बंजर हो गया था। और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। दशकों तक सबने यही माना कि इंसानों ने अपनी बेवकूफ़ी से जंगल काट दिए, लेकिन असली अपराधी, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इंसान थे ही नहीं, वो थे चूहे। चूहे? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? चूहों ने पूरा जंगल खत्म कर दिया? ये कैसे हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है, पर ये सच है। पॉलिनीशियन चूहे जब पहले नाविक द्वीप पर आए तो वे अपनी नावों में अनजाने में इन चूहों को भी ले आए। ओके। उस द्वीप पर इन चूहों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, न कोई सांप, न कोई बाज। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में उनकी आबादी करोड़ों में पहुंच गई। करोड़ों में? हाँ, और इन करोड़ों भूखे चूहों ने द्वीप के ताड़ के पेड़ों के बीजों को खाना शुरू कर दिया। वे बीजों को इस तरह कुतर देते थे कि उनसे नए पेड़ उग ही नहीं पाते थे। मतलब पुराने पेड़ मरते गए और नए पेड़ उगे ही नहीं। बिल्कुल। पुरातात्विक खुदाई में हजारों ऐसे बीज मिले हैं जिन पर चूहों के दांतों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। तो ये कहानी इंसानी मूर्खता की नहीं, बल्कि एक इकोलॉजिकल एक्सीडेंट की है। ये तो पूरी कहानी पलट देता है। इसका मतलब रापा नुई के लोग विलन नहीं, बल्कि विक्टिम थे। तो जब जंगल खत्म हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया? हार मान ली? बिल्कुल नहीं। और यहीं से उनकी हिम्मत की असली कहानी शुरू होती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि 1550 से 1650 के बीच द्वीप पर एक भयानक महासूखा पड़ा। सूखा भी? मतलब एक के बाद एक मुसीबत? हाँ, बारिश लगभग बंद हो गई। खेती और पीने का पानी दोनों का संकट खड़ा हो गया। किसी भी समाज के लिए ये अंत की शुरुआत हो सकती थी, पर उन्होंने इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक ऐसी तकनीक अपनाई जो आज के वैज्ञानिक भी देखकर हैरान हैं। इसे लिथिक मल्चिंग कहते हैं। लिथिक मल्चिंग? उन्होंने अपनी फसलों को छोटे छोटे पत्थरों से ढकना शुरू कर दिया। ये पत्थर रात में हवा से नमी सोखते थे, दिन में जमीन को ठंडा रखते थे, और सबसे जरूरी, तेज हवा से उपजाऊ मिट्टी को उड़ने से रोकते थे। कमाल है। मतलब उन्होंने पत्थरों से ही सेल्फ वाटरिंग गार्डन बना लिए। एक तरह से हाँ, उन्होंने सूखी और बंजर जमीन पर खेती करने का एक नया इकोसिस्टम बना लिया था। लेकिन जब हालात और बिगड़े होंगे, जब रिसोर्स और कम हुए होंगे, तब क्या हुआ? तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने सिर्फ अपनी तकनीक नहीं, अपनी पूरी सामाजिक व्यवस्था और अपनी आस्था तक बदल दी। क्या मतलब? पूर्वजों की पूजा और विशाल मोय बनाने की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी जगह एक नई प्रतियोगिता ने ले ली, जिसे बर्डमैन कल्ट या तंगता मानू कहते हैं। बर्डमैन कल्ट, ये क्या था? इसमें हर साल द्वीप के सबसे ताकतवर कबीलों के लोग एक खतरनाक रेस में हिस्सा लेते थे। उन्हें एक ऊंची चट्टान से समंदर में कूदकर पास के एक टापू तक तैरकर जाना होता था। बाप रे। और वहां से एक खास समुद्री चिड़िया का पहला अंडा लेकर सही सलामत वापस आना होता था। जो भी जीतता, उसके कबीले का सरदार अगले 1 साल के लिए पूरे द्वीप का शासक बन जाता था। तो ये
ये एक तरह से बिना लड़े सत्ता तय करने का तरीका था। बिल्कुल, बिना खून खराबे के ये तय करने का तरीका कि घटते हुए संसाधनों पर किसका कंट्रोल होगा। ये सोचना भी अजीब है, एक समाज जो अपने पूर्वजों की विशाल मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता था, वो सब छोड़कर एक पक्षी का अंडा लाने की होड़ में लग गया। ये दिखाता है कि जिंदा रहने की जरूरत कितनी बड़ी चीज होती है। तो अगर इस संस्कृति का पतन अपने आप नहीं हुआ, अगर वे हर मुश्किल से लड़ने के तरीके खोज रहे थे, तो असली वजह क्या थी? वो क्या था जिसने इस अनोखी सभ्यता को घुटनों पर ला दिया? असली त्रासदी बाहर से आई। 1722 में जब पहले यूरोपियन जहाज यहां पहुंचे तो वे अपने साथ नई बीमारियां लेकर आए। जिससे लड़ने की क्षमता उनके शरीर में नहीं थी। सही, लेकिन सबसे भयानक झटका 1862 में लगा। पेरू से आए दास व्यापारियों ने द्वीप पर हमला किया और लगभग आधी आबादी, करीब 1500 लोगों को गुलाम बनाकर ले गए। आधी आबादी? हाँ, और सबसे दुखद बात यह थी कि उन्होंने जानबूझकर द्वीप के सबसे ज्ञानी लोगों, पुजारियों और नेताओं को अपना निशाना बनाया। वे लोग जो अपनी संस्कृति और इतिहास की लिविंग लाइब्रेरी थी। मतलब पूरी नॉलेज ही खत्म कर दी। जड़ से। जो कुछ लोग बाद में वापस लौटे, वे अपने साथ चेचक जैसी बीमारी लेकर आए, जिसने बची खुची आबादी को भी लगभग खत्म कर दिया। तो आज रापा नुई की क्या स्थिति है? आज रापा नुई एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वहाँ रापा नुई संस्कृति के वंशज आज भी रहते हैं। द्वीप की इकोनॉमी अब पूरी तरह टूरिज्म पर चलती है। लेकिन क्या अब सब ठीक है या चुनौतियां अभी भी हैं? जिंदा रहने की लड़ाई आज भी जारी है, बस दुश्मन बदल गए हैं। अब नई चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज, बढ़ता हुआ समंदर का लेवल और आग। आग? हाँ, 2022 में लगी एक भयानक आग ने रानो राराकू की कई मूर्तियों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया है। तो ये विरासत आज भी खतरे में है। तो इसका मतलब ये है कि ईस्टर आइलैंड की कहानी अपनी ही करनी से बर्बाद होने की एक आसान सी चेतावनी नहीं है, जैसा हमें दशकों से बताया गया। बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी दिमाग, मुश्किलों में रास्ता निकालने की काबिलियत और अविश्वसनीय बाधाओं के खिलाफ जिंदा रहने की एक कहीं ज्यादा दमदार कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अकेलेपन, सूखे और ऐसे इकोलॉजिकल बदलावों का सामना किया जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और फिर भी न सिर्फ टिके रहे बल्कि अपनी संस्कृति को नए तरीके से विकसित किया। असली तबाही बाहरी दुनिया का दखल थी। हाँ, उनकी अपनी गलतियों का नतीजा नहीं। और ये हमें इस बात पर भी सोचने पे मजबूर करता है कि हम अतीत के कहानियों को कैसे समझते और सुनाते हैं। कभी कभी सबसे आसान जवाब सही नहीं होता। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, रापा नुई के लोगों ने कम होते संसाधनों को मैनेज करने के लिए अपनी सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान, विशाल मूर्तियां बनाना छोड़ दी और प्रकृति पर आधारित एक एथलेटिक कंपटीशन को अपना लिया। ये किसी समाज के बारे में क्या कहता है जब वो जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी आस्था और अपनी प्राथमिकताएं बदलने का इतना बड़ा फैसला करता